टारगेट पर टारगेट किलर्स। तालिबान द्वारा इस साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारत में आतंकवाद के लगातार इनपुट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई दक्षिणी राज्यों को भी केंद्रीय एजेंसियों से आतंकवादी इनपुट प्राप्त हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों की समीक्षा करने सेना प्रमुख MM नरवणे सोमवार शाम जम्मू पहुंच गए हैं। सेना प्रमुख नरवणे आज राजौरी और पुंछ में सेना की अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे। जम्मू के राजौरी पुंछ में 11 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज जम्मू से भी सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को पुंछ भेजा जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 JCB समेत भारतीय सेना के नौजवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक की है। 6 घंटे चली इस बैठक में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेकर के राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शाह ने छोटी से छोटी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक स्तर के चयनित फील्ड अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख, खुफिया एजेंसी और पुलिस संगठन बंद कमरे में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया और उससे मजबूती से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बैठक में देश में समग्र सुरक्षा स्थिति और कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाना और उनकी हत्या की हालिया घटनाओं सहित कानून व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अनिल गौड़ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके साथ ही सतीश वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले मैं अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सेना प्रमुख नरवणे जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। आज सेना का एक हिसाब से जो अग्रिम उनके कैंप्स होते हैं वहां तक वो जाएंगे, वहां पर जाकर के वो देखेंगे कि हालात क्या हैं। और क्योंकि लगातार जो है टारगेट किलिंग हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब सेना के टारगेट पर टारगेट किलर्स आ चुके हैं। काव्य जी, ऐसा है कि देखिए, सेना प्रमुख का जो दौरा है वो अभी कुछ दिन पहले लद्दाख एरिया में भी गए थे। सारा उन्होंने लद्दाख का भी मायना किया, वहां पे भी सारे ट्रुप से मिले हैं। और अब वो जम्मू कश्मीर में आके तो राजौरी पुंछ में जो एरिया है, चूंकि आपने देखा अभी जो हाल में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो ज्यादा इस इलाके से हो रही है और ऊपर से जो उड़ी, बारामूला और जो दूसरे कश्मीर के इलाके होते थे तो उसमें अभी बर्फबारी हो रही है, तो इससे वो उनके पासेस बंद होने शुरू हो गए। तो और जब बर्फबारी होती है तो जब भी कोई उसके ऊपर चलता है तो पैरों के निशान छोड़ जाता है, तो उससे वो पता लग जाता है कि कोई यहाँ से निकला है। तो इसीलिए पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये जितने आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, इनको ये राजौरी पुंछ के इलाके से इनको भेज रहे हैं। और उसके साथ साथ ही आप जैसे कह रहे थे कि अभी 9 दिन हो गए हैं वहां पे हमारे सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो मिलिटेंट्स के लिए, जिसमें हमारे 9 जो हैं वीर जवानों ने अपनी वीर गति पाई है, वो भी चल रहा है ऑपरेशन। तो इसीलिए अब आर्मी चीफ जो है उनका ये है कि देखें ऑन द स्पॉट जाके कि क्या हो रहा है वहां पे और उसके अंदर क्या क्या अगर कोई कमी है उसको कैसे पूरी की जाए है अपने जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स को। क्योंकि आर्मी चीफ का वहां जाने से ये हो जाता है कि फ्रंटलाइन ट्रूप्स का मोराल बढ़ जाता है। वो उनको लगता है कि हाँ जी, हम हमारे जो हमारे अफसर हैं वो यहाँ तक आए हमारे, इसका मतलब कि हमारा जो काम है वो उन्होंने देखा है और उनको शाबाशी भी मिलती है। तो इसलिए उनका मोराल हो जाता है और कार्रवाई में जो है अगर कहीं कुछ जरूरत है कि और किसी चीज की तो आर्मी चीफ उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी रही जो टारगेटेड किलिंग की बात कश्मीर घाटी के अंदर, अब कश्मीर घाटी के अंदर जो टारगेटेड किलिंग है वो थोड़े हिसाब से मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड थी। देखिए, क्योंकि जब ये 5 अगस्त 2019 के बाद अब आप देखिए 2 साल हो गए और जब 15 अगस्त हुआ है, 15 अगस्त को आप देखिए किस हिसाब से हर जगह घाटी में, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग, हर स्कूल के अंदर वहां पे उसका तिरंगा झंडा हमारा लहराया गया, राज्य गान जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो गाया गया और उसके अंदर जन गण मन सारी जगह हुआ। और बुरहान वानी के पिताजी जो एक बार कहते थे कि जी अगर मेरा और भी बेटा होता तो मैं उसको भी मिलिटेंट बनाता, उन्होंने भी झंडा चढ़ाया वहां पे। तो ये जो चीज थी और उसके साथ साथ उसके बाद ही जब जन्माष्टमी का
त्योहार आया तो इतना बड़ा जुलूस निकला, उसके अंदर मुसलमान भी थे, उसके अंदर जो स्थानीय वो लोग तो थे ही हिंदू, पर मुसलमान भी उसमें बड़े पूरी ताकत में आए उसके अंदर। और ये सारा कुछ देख के ये लग रहा था कि कश्मीर घाटी के अंदर नॉर्मलसी आ गई है। इसको देख के जो पाकिस्तान में है, देखिए अगर कश्मीर घाटी में नॉर्मलसी आ गई तो पाकिस्तान का 70 साल 75 साल का जो एक मंसूबा है, और वो बार बार अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो तो फेल हो गया। तो इसीलिए उन्होंने अब, क्योंकि मिलिटेंट तो है कोई नहीं वहां पे कश्मीर घाटी के अंदर, उस हिसाब से जो भी इनके फ्रंट लाइन के थे, जो भी इनके जो खूंखार और आतंकी थे, सारे मारे गए हैं, और इस साल 120 हो गए हैं। तो उन्होंने अपने जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, आप ये टारगेटेड किलिंग करिए, जो हिंदू दिखता है उसको कर दीजिए। उसी हिसाब से ये टारगेटेड किलिंग चली। और दूसरा, जो ये लोग आते हैं वहां पे कामकाज के लिए, बाहर के दूसरे जो स्टेट से आते हैं, स्पेशली बिहारी हैं और दूसरे यूपी से आते हैं, कारपेंटर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि स्थानीय लोग वहां पे जो कारपेंटर्स वगैरह स्थानीय उधर से होते थे, या दूसरे जो थे लोहार वगैरह थे, वो कम हो गए हैं वहां पे। तो ये लोग आते हैं, गर्मियों में आते हैं और सर्दी में फिर वापस चले जाते हैं। तो ये जो इनको टारगेटेड किलिंग का एक ही मकसद है कि दहशत का माहौल कश्मीर घाटी के अंदर बनाना, जिससे कि ये दिखाएं कि जी अभी कश्मीर घाटी पूरी की पूरी नहीं ठीक हुई। पर इसमें इनका मंसूबा फेल हो जाएगा, मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि कश्मीर के जो अवाम है वो अवाम अब खड़ा हो गया इसके साथ, अब इसके खिलाफ। और इनके खिलाफ अब जैसे ही, अब ये पहले तो जो मिलिटेंट टेररिस्ट है जो कहीं छुपते थे तो उसकी वो इतला दे देते थे, अब ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, या कोई ऐसे उधर लोग हैं जमात के या दूसरे जो इन कार्यों में हैं, आप देखें उनकी भी इंफॉर्मेशन जो है अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दी जाती है इमीडिएटली। और ये जो अभी आप देखिए कोई 1000 के करीब अभी इन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स और जमात के काडर जो है। अब ये जो है अब इसके ऊपर शिकंजा कसेगा, और आने वाले दिनों में मेरे को पूरा यकीन है कि बाय 2022 तक ये जो मिलिटेंसी है कश्मीर घाटी के अंदर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। सतीश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सतीश जी जम्मू कश्मीर से ही है, वरिष्ठ पत्रकार है, बखूबी जम्मू कश्मीर की सरजमी को जानते हैं। सतीश जी, अगर मैं हालातों की बात करूं तो क्या हालात आपको नजर आते हैं जम्मू कश्मीर में? क्योंकि दो अलग अलग छवियां हैं, एक सरकार है जो कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, एक हालिया घटना है जो कह रही है कि नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रयास किया जा रहा है वहां गड़बड़ करने का। अगर वास्तविक स्थिति की बात करूं तो वास्तविक स्थिति क्या है? अगर हम बात करें, हमें अफगानिस्तान में तालिबान आके बैठ गया, हमें इस एंगल को भी समझना हुआ अच्छी तरह कि तालिबान के बैठने के बाद चीन पहले से पाकिस्तान के साथ था, और ये एक लंबे अरसे से इंटेलिजेंस इनपुट थे कि वो खुलाफात करवा सकता है पूरे जम्मू कश्मीर में, एलओसी पे भी और घाटी में भी। और ये इस प्रकार की लगातार खबरें आती रही कि एलओसी के पास चक्काला बाग, जो हमारा पुंछ का हमारा इलाका है, जहाँ से क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू हुआ था, बंद कर दिया गया, उसके पास रावला कोट है, मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मीरपुर है, यहाँ बहुत टेररिस्टों के कैंप चल रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उन कैंप्स में चीनी सैन्य अधिकारी भी देखे गए हैं। कहने का भाव यह है कि ये कोई छोटी चुनौती नहीं है। अगर कोई समझे कि ये छोटी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, दो मोर्चों पे सुरक्षा बलों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक घाटी के भीतर, एक एलओसी पे। पहले मैं घाटी के भीतर की बात करूंगा। घाटी के भीतर ये जो सब चल रहा है तांडव आतंकवाद का, ये बेसिकली इन्होंने एक स्ट्रेटजी चेंज किया। पहले क्या होता था, टेररिस्ट आते थे, सामने वार करते थे या मरते मारते जो भी करते थे। इन्होंने एक पार्ट टाइम हाइब्रिड जो टेररिस्ट तैयार किया फौज, वो क्या है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, कश्मीरी हूँ, और ओवरग्राउंड वर्कर के संपर्क में हूँ या स्लीपर सेल के संपर्क में हूँ, वो मुझे कहेंगे ये लीजिए सतीश जी, ये पैसा पकड़िए और जाके बंदे को गोली मार दीजिए, वेपन ले लीजिए। उसके साथ सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस प्रकार पुलिस भी कहती है, सुरक्षा बल भी कहते हैं कि ये बात सही है कि हाइब्रिड टेररिस्ट यहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हैं? यही ले रहे हैं, यही कहीं ना कहीं जंगलों के भीतर। तो कश्मीर की अगर बात करें, मेरा अपना आंकलन है, मैं 20-22 साल से टेररिज्म को कवर कर रहा हूँ, एलओसी कवर कर रहा हूँ, मैं रक्षा संवाददाता भी हूँ। मुझे मालूम है कश्मीर के हालात, जिस प्रकार का नेशनल मीडिया दिल्ली में बैठ के बोलता है, उस तरह के हालात नहीं है। जमीनी हालात पर उसी प्रकार की हमारी सेना
का कोई जवाब नहीं है। जितनी सेना की कुर्बानियां हो रही हैं, मेरा मानना है कि हर सेना, चीन हो या पाकिस्तान हो या तालिबान हो, सबकी साजिशों पर हावी हमेशा रहेगी। और अब आ जाए हम पुंछ के अंदर कोई आज तक कल की घटना नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि वहां पर ये जो जंगल हैं, पुंछ के मेंढर और सुरनकोट के जो जंगल हैं, चमरेड़ और भाटा दूलिया, ये टेरेन इतना खतरनाक है कि छुपा हुआ आदमी सामने दिखाई नहीं देता। हालांकि सेना की ओर से हेलीकॉप्टर, फ्लैश, उसके अलावा रोशनी करने वाले बम, तमाम तरह के चीजें अपनाई जा रही है कि किसी तरह उनका पता चले। कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि इनको खाना प्रोवाइड कराते रहे। देखिए ना, इतने दिन से, आज 8वां-9वां दिन है, इतने दिन से आखिर वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कोई ना कोई तो लोकल लेवल पर उनकी मदद कर रहा है, उनके खाने के लिए, उनके पीने का बंदोबस्त कर रहा है, तब ये सारा चीज चलता आ रहा है। मुझे ये घटना देखकर सन 2003 का सुरनकोट का एक बहुत उच्च दुर्गम इलाका हिल काका, 2003 की बात है। वो मेरा मानना है कि सेना का आतंकवाद के खिलाफ वो अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। ऑपरेशन उसको सर्व विनाश नाम दिया गया और मई और जून के बीच ये चला था 2003 में। आप मानेंगे नहीं, वहां पर आतंकवादियों ने पक्के बंकर, ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड, ट्रांजिट कैंप, ये सब बना रखे थे। और सेना को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी ब्रिगेड के पैरा, पता कौन से जवान वहां पर उसमें शामिल हुए उस बड़े ऑपरेशन में। और मैं समझता हूँ उस समय जो जनरल एनसी विज थे, उनकी अगुवाई में वो इतना कमाल का ऑपरेशन हुआ था कि उसने एक इतिहास रचा था। वहाँ इतने लश्कर के टेररिस्ट मारे गए थे, वहाँ उन्होंने प्लेट के ऊपर वो क्रिकेट का मैच खेलते थे, महीनों का उनके पास राशन था। देखिए, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, चाहे घाटी की बात करें या पुंछ में जो टेररिस्ट छुपे बैठे हैं जंगलों में, पूरे तौर पर ये खुफिया तंत्र का फेलियर माना जाएगा। हम सुरक्षा बलों पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल, वाजिब बात है। अनिल गौड़ जी के पास में जाऊंगी। अनिल गौड़ जी, एक अहम चीज है जो इससे पहले भी आप और मैं कई बार हम लोगों ने जब चर्चा करी है सुरक्षा के मुद्दे पर, किसी भी फैक्टर पर, चाहे जम्मू कश्मीर के मसले पर हमने बात करी हो, चाहे स्लीपिंग सेल्स को लेकर के हमने बात की हो, आप हर बार इस बात को मुखरता से कहते नजर आए कि बॉर्डर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर्स पर हमारी सेना तैनात है, हम उन्हें सशक्त भी कर रहे हैं और सतर्क भी है, लेकिन जरूरत है कि जो अंदर से अंदरूनी तरीके से खोखला करने का प्रयास भारत की सुरक्षा को किया जा रहा है, उस पर एक अहम कदम उठाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक मीटिंग ली, 6 घंटे ये मीटिंग चली है। सभी आला अधिकारी, सुरक्षा के जितने भी आला अधिकारी थे, सब वहां पहुंचे। बंद कमरे की मीटिंग थी, 6 घंटे मीटिंग चली है। क्या लगता है आपको? और सीधी तौर पर कहा गया कि अगर एक छोटा इनपुट भी मिलता है कि कहीं पर आतंकी घटना होने वाली है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए, उसे हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि जो टारगेट किलिंग अभी जम्मू कश्मीर में हो रही है, वो इससे पहले इसके कहीं ना कहीं इनपुट्स आ चुके थे, लेकिन उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। काव्या जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमारे जो देखिए फौज का, आप उसके ऊपर जैसे ये हमारे सतीश जी ने भी कहा, फौज के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वाजिब बात है। सबसे बड़ी मुश्किल जो हिंदुस्तान में ये है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक कमी है। देखिए, जब 26/11 हुआ मुंबई का, उसके बाद एक हमने स्पेशली एनएसए का एक सेटअप बनाया, जिसके अंदर एनएसए को कैबिनेट स्टेटस, मिनिस्टर का स्टेटस भी दिया उसको, और उसके अंदर जितनी इंटेलिजेंस गैदरिंग थी वो सारी की सारी उसके अंदर कर दी। उससे पहले क्या था कि देखिए, फौज की अपनी एक जो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, वो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब जनरल वीके सिंह थे, तो ये सोनिया गांधी जी और बाकी सबने शोर मचाया, तो वो जो एक हमारा यूनिट था फौज का, उसको पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया गया। तो फौज के पास अब एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कोई ऐसा महकमा है नहीं। ये महकमा सारा है RANW, और ये सारे जो इंटेलिजेंस CBI IB वगैरह सब जो है, ये इनका काम है करना। और ये कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो इसके अंदर इंटेलिजेंस के अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, लद्दाख के अंदर चीन घुस जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। उससे पहले करगिल हो जाता है, उससे पहले और कुछ हो जाता है। तो ये जो सारी जब बातें चलती रही हैं, ये इंटेलिजेंस जो हमारे बाहर के मुल्कों से हमारी इंटेलिजेंस आनी है, उसके अंदर एक टोटल फेलियर है। दूसरा, इंटरनल में क्या है कि इंटरनल में भी यही है, हर कोई अपना अपना टर्फ, वो कहते हैं ना, अपना अपना उसको प्रोटेक्ट किए हुए बैठा हुआ है। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन आती है, NSA बनाया इसलिए था कि जितनी इंफॉर्मेशन जहां से हिंदुस्तान के अंदर
या बाहर से कहीं से भी आए, वो डायरेक्टली एकदम ऊपर जाए और सारे के सारे ऊपर वहां पे डिस्कशन हो, इसके ऊपर इमीडिएटली टॉप मोस्ट लेवल पे जाए। अनिल गौड़ जी, अब आपकी बात पे एक बात जोड़ना चाहती हूँ मैं, स्वीकार भी तो किया जाए। बड़ी बात है कि अगर कोई आफत खड़ी है, उस आफत को जब तक आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप उस आफत से लड़ेंगे कैसे? आप उस आफत को ही कह देते कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यही बात है। देखिए, आप उसके ऊपर पर्दा डालने की बजाय, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, देखिए हमारे जो अमेरिकन सिस्टम है उसके अंदर देखिए, जब हमारी जो उनकी सेनेट कमेटीज होती हैं या दूसरी होती हैं, उसके अंदर किस हिसाब से वो पूरा का पूरा उसका ब्यौरा लेते हैं और फिर उसके अंदर स्टेप्स बनाते हैं कि ये स्टेप्स होंगे। अफसोस की बात यह है कि हमारे इधर एक दो प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हैं, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी एक इतनी हावी हो गई है कि वो चाहती है कि नहीं जी, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं, देखिए जिस चीज में अब आप अगर आप आर्म फोर्सेस ले लीजिए, एक अफसर, एक जो चीफ बनने के लिए वो पूरा नीचे से स्टार्ट होता है सेकंड लेफ्टिनेंट से, और फिर जाके वो चीफ बनता है, और किस हिसाब से बनता है। यहाँ पे अब सिस्टम क्या हो गया कि आप जो आया 2 साल में उसको कहीं प्रमोट कर दिया, वो कर दिया। तो एक जो सिस्टम वर्किंग का है उसमें भी कहीं हमारी खामियां हैं, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। पर अफसोस की बात ये, उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो खामियां हैं उसकी तरफ तो हम ध्यान दें, उसको किस हिसाब से हम ठीक करें। अब एक चीज होती है, उसके ऊपर फिर पर्दा डाल देते हैं, फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक मैं क्या कहूं, आज तक मैंने कोई पुलिस आईपीएस का या कोई आईएएस का कोई भी मैंने देखा नहीं जिसको सजा मिली हो। जिस हिसाब से फौज में होता है कि अगर कहीं कोई गलती करता है उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा ये सिविल सर्विसेज के अंदर कि ऐसा हो कि एक चीज अपना काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से फौज में अगर सुरक्षा के मानकों में कोई चूक हो जाती है, आपके वेपन्स अगर किसी के हाथ लग जाए, आपकी कोई चीज किसी के हाथ लग जाए, तो उसको सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उसको सजा दी जाती है। और किसी भी आर्मी के पर्सन के लिए ये सबसे बड़ा अपने आप में एक आहत होता है वो सजा के बाद, लेकिन नहीं देखने को मिलता है। सतीश जी, ये बात अनिल गौड़ जी ने बहुत बेहतरीन कही है, क्योंकि एक चीज हमें समझनी होगी, जब तक हम तुक्का भेड़ नीति पर चलेंगे, तुक्का भेड़ नीति का मतलब है कि हमें मालूम नहीं है कि होना क्या है। अभी जैसे मैं हालिया घटनाओं की बात करूं, जैसलमेर से घटना सामने आई थी, उत्तर प्रदेश से घटना सामने आई, मध्य प्रदेश से सामने आई, क्योंकि इस समय जो इनपुट्स आ रहे हैं वो केरल, कर्नाटक यानी दक्षिणी क्षेत्र राज्यों की भी अगर बात करूं तो वहां से भी आ रहे हैं। लेकिन इनपुट्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि केरल के इस राज्य में कुछ हो सकता है, केरल की इस पर्टिकुलर लोकेशन में, लेकिन वो कहां है वो उन्हें नहीं मालूम है। सेना की कार्रवाई से इसलिए कहीं ना कहीं लोग आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि जब सेना कहीं पर जाती है कार्रवाई करने के लिए, उसे पर्टिकुलर बिल्डिंग पता होती है, उसे एक आंकलन पता होता है कि सामने जो आतंकी है उनकी संख्या क्या है, उनके पास हथियार कितने हैं और वो कितने एक्सपर्ट्स हैं उन वेपन्स को चलाने में, और किन किन चीजों की नॉलेज उनको कम है। ये एक लेवल होता है जो हम सिक्योरिटी बेस पर बात करते हैं लड़ने के लिए। वरना कई बार हमने देखा है कि सिक्योरिटी पे लड़ने तो जाते हैं, लेकिन धराशायी हमारे सैनिक हो जाते हैं या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते, वो गोल मोल से होते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों की टोपोग्राफी में बड़ा अंतर है। एलओसी घने जंगलों, खाइयों और पहाड़ियों से पटी पड़ी है, जबकि हमारा जो आईबी है कठुआ से लेकर अखनूर तक वो एकदम प्लेन है, जिला सियालकोट है उसके पार, और वहां जो भी मूवमेंट होती है दिखती है। आपने पिछले दिनों देखा ड्रोन आए लगातार, और ड्रोन के जरिए हथियार भी गिराए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद आखिर कैसे आते रहे ये ड्रोन। कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि ये लूप होल कहीं ना कहीं है, इस पे लिपापोती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा लिपापोती की कोशिश की जाती है। अब अभी गौर साहब ने अमेरिका की बात करी, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। हमें अच्छी तरह मालूम है अमेरिका का कोई एक जवान वहां मारा जाता है किसी फील्ड के अंदर, बैटल फील्ड में या टेररिज्म में, तो पूरा मुल्क जवाब दे पूछता है बताओ भी कैसे मरा एक जवान, या इतने जवान शहीद हो गए, देश की हुकूमत हो या राज्य का शासन हो, किसी की तरफ से 2 शब्द आने चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है ये सब। हमारे जवान देखिए ना, छोटी छोटी उम्र के वो जवान थे, जिसकी अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है, किसी की शादी होनी थी, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। आप इन पीड़ाओं को जब तक नहीं समझेंगे, देखिए 4 जवान तो उत्तराखंड में बेचारे शहीद हुए, के जवान थे। मैं समझ सकता हूं कि जब तक
पॉलिटिकल चश्मा हुकूमतें अपने चेहरे से नहीं हटाएंगी, अपने मफाद को नहीं रोकेंगी, जब तक मसले का हल नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहता हूँ, बात आवाज़ बड़ी कड़वी है। मुझे याद है कि मैं विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था कश्मीर में, पहली बार हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ये, जिन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत है, अगर फौज ने जुर्म किया तो मैंने FIR फौज के खिलाफ करवाई है। अब मुझे बताइए, इससे फौज का मॉरल डाउन होगा या मॉरल हाई होगा? मैं किसी कांग्रेस बीजेपी के पकड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन फौज हमारी इतनी जांबाज है, इतनी कुर्बानियां देती है। हम जैसे लोग जो मीडिया में जुड़े हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हैं, हमें इतनी तकलीफ होती है जब पता चलता है फला जवान शहीद हो गया। हमें खूब तकलीफ होती है। उनके घरों की, उनके घर वाले कैसे महसूस करते होंगे, ये वही शायद समझ सकते हैं। बिल्कुल, उसका आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाजिब बात है आपकी जी। कुल मिलाकर हमारा कहना यह है कि जो मीडर और सुप्रीम कोर्ट के जंगलों में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उनका सफाया लाजमी तौर होगा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे आए हुए हैं, वो मोरल बूस्टिंग करेंगे, जैसे गौर साहब ने बताया, उनका वो स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरह लड़ाई लड़ी जाए। मैंने हिल काका का जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट का सबसे अपरिचित इलाका था, उसमें सेना का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बेहतरीन ऑपरेशन था, जिसमें लश्कर के अनगिनत टेररिस्ट मारे गए थे। और वहाँ जो कैसे मिला था वेपन, राशन, कई महीनों का हथगोले, लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, पर क्या मिला था सला, वो वास्तव में वो प्रशंसनीय था सेना के लिए। और सेना हमारी किसी भी मोर्चे पर चीज दिखाने वाली नहीं है। दूसरे मुल्क की जो है उसको चित करने वाली हमारी सेना। हम मानते हैं कि सेना पे ही हमें गर्व है, सेना सरहद पे है तो हम लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल वाजिब बात है, हम अपनी सेना पे बहुत गर्व करते हैं और यकीनन इतना आसान नहीं होता कि आप अपने प्राणों को किसी और के लिए निछावर कर दें। और जब बात भारत की सेना की आती है तो यकीनन सर आंखों पर है उनकी कुर्बानियां। अनिल गौड़ जी के पास जाऊंगे मैं। अनिल गौड़ जी, लूप होल्स एक शब्द है जिसके बड़े गंभीर मायने होते हैं और इन लूप होल्स का ही एक असर है कि कल जो तस्वीरें मैंने देखी होंगी, सतीश जी ने भी तस्वीरें देखी होंगी, जो बिहार के मजदूर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर बाहर, मतलब कह लीजिए गैर कश्मीरी जिनको हम कहते हैं, मजदूरी करने के लिए जो जाते हैं, जिस तरीके से बिहार के 2 लोगों को धान कटाई के नाम पर जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद बिहार की बड़ी आबादी आप कह सकते हैं कि वहां से पलायन को मजबूर हुई, जम्मू पहुंचे। और क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसको एक मिनी बिहार कहा जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां के लोग हैं और कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं जाकर के। पलायन के समय रोती हुई आंखों से उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ से जाने को मजबूर हैं, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर में माहौल शांत हो, लेकिन यहाँ डर इतना है कि अब हम यहाँ जी नहीं पाएंगे। ये इन लूप होल्स के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? काव्या जी, इसका एक्चुअली क्या है कि ये बहुत ही, मैं कहूँगा इसके अंदर पॉलिटिको टेररिस्ट नेक्सस जो था, अगर आप नजर पीछे दौड़ाएं जी, देखिए ये शुरू हुआ कब से, 87 से शुरू हुआ, जब वो इलेक्शन जो है आफ्टर राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड, वो इलेक्शन रिग हुआ और एक टीचर जो था वो सैयद सलाउद्दीन बन गया। इसका तो कोई शक नहीं है कि ये जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था इसके लिए कश्मीर घाटी के अंदर, और वो 87 से लेकर आज तक हम उसको सफर कर रहे हैं। और इसके अंदर मेरे को कोई संकोच नहीं है इसमें कहने के लिए कि पॉलिटिकल जो हमारी विल थी वो नहीं थी, और उसके अंदर हमारे जो पॉलिटिशियन यहाँ पे थे वो एक जो इंग्लिश में कहावत है ना, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, वो वाला काम कर रहे थे। अभी आपके सामने सारा का सारा कुछ आ रहा है, देखिए कि किस हिसाब से ये जो टेररिस्ट के सिंपथाइजर थे, गिलानी था, सैयद सलाउद्दीन था, जो टेररिस्ट खुद है, वो सारे उनके बच्चों को किस हिसाब से नौकरियां दे रहे थे ये, ठीक, और किस हिसाब से इनके जो लोग हैं, जो इनके खास जो कहते हैं राइट हैंड मैन थे, वो किस हिसाब से वो पोस्टिंग, देवेंद्र डीएसपी की पोस्टिंग किस हिसाब से कराई, और वो जो है पैसे दे के दंगे वहां करा रहे थे, वो सब, ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे पॉलिटिको जो टेररिस्ट नेक्सस है ये वो है, और ये इसमें कोई मैं आज किसी पॉलिटिशियन के सामने खड़े कर दीजिए, मैं उसके मुंह पे कह सकता हूं कि ये सारा उनका जिम्मा है, जो जिन्होंने ये होने दिया और जिन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर को इस आग में झोंक दिया। पाकिस्तान तो पूरा चाहता ही था
देखिए पाकिस्तान तो जैसे मैंने बताया 70 साल से उसका यही मंसूबा है कि कश्मीर किसी तरीके से हथिया ले, और जब ये सारे लोग उसकी तरफ थे, मेरे को अभी भी याद है एक स्पीच में हमारे बड़े जो ये प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भेज दिया मैंने आर्म्स ट्रेनिंग के लिए। अरे ऐसी ऐसी बातें हुई पर उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं हुआ। हमारे देखिए आप आज भी कहीं ना कहीं जो प्यार है कुछ नेताओं का जाग जाता है अनिल कौर जी, आजकल के बयानों में भी जाग जाता है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सर्विसमैन के ऊपर क्या है इमीडिएटली, हालांकि यह अफसा लगा हुआ है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके ऊपर आप एफआईआर लगा देते हैं कि भाई आपने गोली कैसे चलाई इनको। जो आदमी है जो आपके 4 नाके तोड़ के जा रही है गाड़ी, तो उसके ऊपर क्या गोली नहीं चलाएगा, उसको क्या फूल देगा वो? ये लीजिए जी, आप गुलाब का फूल ले लीजिए, आपने 4 नाके तोड़े, शाबाश, उसको हार बनाएगा, उसको गोली नहीं मारेगा, क्या करेगा? और आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन लोगों को आपने सजा दिला दी। शर्म है उस आर्मी कमांडर के ऊपर भी जो उस टाइम था यहाँ पे, और गवर्नमेंट के ऊपर भी। ये तो अभी इस सरकार ने उन लोगों को पार्डन करके सबको रिहा किया है जेल से, तो ये तो हालत थी यहाँ पे। तो आप कहते हैं ये कैसे हुआ? ये सारा इस आज बड़े बड़े बयान देते हैं नहीं जी हम ये कर रहे हैं, ये सारे ये जितने लोग हैं पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे इसी में लगे हुए थे कि हम अपनी रोटियां सेके, बात ठीक है। एक तरफ से हम उसको शाबाशी दें, उसको कहें यार तो आप ये करा दो, दूसरी तरफ सेंटर को कहें देखिए जी हम यहाँ हैं तभी ये सारा ठीक हो रहा है। ये इसी की वजह, और आज भी बिल्कुल सही कहते हैं आप, और आज भी इनके बयान ऐसे हैं। आप देखिए पल में तोला पल में मासा, आज बयान कुछ देंगे कल कुछ दे देंगे बयान, क्योंकि इनके अंदर कोई शर्म तो है नहीं। मैं तो कहता हूं इनके अंदर देशभक्ति भी नहीं है कि जिन्होंने एक हमारे जो आइन की कसम ली जब ये बने हैं, चाहे वो एमएलए बने हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसकी आइन की इन्होंने कसम ली है, उसकी भी शर्म नहीं आती इनको। तो ये चीज है, अब जब तक ये सारा ठीक नहीं होगा हमारा माशरा, तब तक आप कहें कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि फौज आके इसको ठीक कर लेगी, वो तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बंदे हाथों से कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। सतीश जी आपके पास आऊंगे, लास्ट एक्शन लूंगी, क्योंकि हम हिंदुस्तान के जब मानचित्र को कभी देखते हैं और जब भी किताबों के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कहा जाता कि हिंदुस्तान में स्वर्ग है जम्मू कश्मीर। उस स्वर्ग के हालात बहुत जो है ख़राब कर दिए गए हैं। अब उसे शायद ही कोई स्वर्ग की कैटेगरी में रख रहा होगा, क्योंकि उसे कहा तो स्वर्ग कहा गया था। हिंदुस्तान के मानचित्र में सर का ताज स्वर्ग को कहा गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन इस समय हालात बिल्कुल इतर है। उस स्वर्ग को सब छोड़ना चाहते हैं जिसे पाने की वो शायद कामना करते हैं, उस जगह पर कोई रहना नहीं चाहता। क्या सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि वो जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 हटा करके उसने सबका भरोसा जीता है, उसी तरीके से एक बार फिर वो भरोसा कायम करे सेना के साथ, अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कि आप सब जो हिंदुस्तान के बाकी जगह के नागरिक हैं, आप भी जम्मू कश्मीर में वैसे ही रह पाएंगे जैसे आप बाकी जगहों पर रहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा काव्या जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुरुआत जैसे करी अभी, हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे कश्मीर पे ऐसे लिखवाया जाता था, हम कहते थे हमारे सिर का, हमारे देश का ताज है। बिल्कुल, आज ताज वास्तव में दागदार हो गया है। और जहां तक बात करें सियासतदानों की, देखिए उनको जो सुविधा लगती है वो उस हिसाब से बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उन्होंने ठीक कहा गौर साहब ने, 87 की बात है, अगर उस टाइम फारूक अब्दुल्ला ने वो रिगिंग ना कराई होती, सलाउद्दीन आज सलाउद्दीन नहीं होता। और उस कश्मीरी लीडरशिप का एक बड़ा कहा जाए रोल रहा है आतंकवाद को पनपाने में, अलगाववाद को पनपाने में। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ताकतें इनको शह देती अलगाववाद आतंकवाद को, उन्हीं के साथ बीजेपी ने हुकूमत बनाई पीडीपी के साथ। तब कहते हैं इनको छूट कर दी थी पीडीपी। जब अगर एक आदमी गलत है तो सत्ता के लिए उसके साथ कोई संबंध नहीं होने चाहिए। तो मौजूदा वक्त में जो हालात है देश जम्मू कश्मीर के, बात के एलओसी के कहें, हमारा मानना यह है कि आखिरकार फौज इन पे फतेह पाएगी। लेकिन इस बातों को थोड़ा सरकारों को भी गंभीरता से समझना चाहिए, हवा हवाई नहीं करना चाहिए। और ये नहीं कहना, देखिए ना कल ही उनका बयान आया जो यहाँ के हमारे गवर्नर रहे हैं सतपाल मलिक, उन्होंने कहा कि मेरे टाइम में 50 से 100 किलोमीटर दूरी तक टेररिस्ट फटकता नहीं था श्रीनगर में। और अब तो हल ये है कि हाईली सिक्योरिटी जोन है जो श्रीनगर है, वहाँ एक स्कूल की महिला प्रिंसिपल को गन लगा के आए, मार गए, एक को और मार गए टीचर को। तो आप मुझे बताइए ना, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है ना। हम सुरक्षा बलों को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। कहीं ना कहीं
ये खुफिया तंत्र का फेलियर है, चाहे बॉर्डर की बात हो या घाटी की बात हो। इस और केंद्र की सरकार को और सूबे का प्रशासन को इसको बड़ी गंभीरता से प्राथमिकता लेना होगा। तरफ विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो गया। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद वैसे चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी पेड़ को अगर आपको बचाना है तो कुल्हाड़ी से तो आप उसे बहुत आराम से बचा लेंगे, लेकिन दीमक से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दीमक एक बार लग गई तो आपको नजर जरूर नहीं आएगी, लेकिन पेड़ को खोखला करके खत्म कर देगी। कुल्हाड़ी कहीं चल रही होगी तो आप हाथ से, हथियार से उसे रोक पाएंगे। समान स्थिति जम्मू कश्मीर की है। अगर आपको जम्मू कश्मीर के हालातों को बेहतर करना है तो पहले अंदर की दीमक को पहचानना होगा, क्योंकि बॉर्डर पर तो सेना तैनात ही है जो कुल्हाड़ी पकड़े हाथ में खड़े